हेलो, कैसे हो दोस्तों? हमारे सारे पायरेट्स और वन पीस के फैंस, स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम फिर से चैलेंज वन पीस के समुद्र में एक नए एडवेंचरस सफर पर। और आज दोस्तों, हम कैप्टन्स के दुनिया में घुसे हैं। हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, वन पीस में सबसे कमजोर कैप्टन्स का ब्रेकडाउन। लेकिन पहले, इस एपिक रैंकिंग के सफर पर चढ़ने से पहले एंश्योर करो कि आपने सब्सक्राइब बटन को दबाया हुआ है और नोटिफिकेशन बेल को भी बजाया है, ताकि कोई भी एक्साइटिंग कंटेंट मिस ना हो। ट्रस्ट करो, जो आने वाला है वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते होगे। चलो शुरू करते हैं। हम अब समुंदर की गहराइयों को एक्सप्लोर करेंगे और उन कैप्टन्स के किस्से सुनेंगे जो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन उनके पास जरूर कुछ खास होगा। तो तैयार हो जाओ, आराम से बैठो और तैयार हो जाओ इस थ्रिलिंग सफर के लिए मेरे साथ, जब हम वन पीस में सबसे कमजोर कैप्टन्स को रैंक करेंगे। लेट गेट स्टार्टेड। ये है वन पीस में जाने माने सबसे कमजोर पायरेट। नंबर 8, बगी। बगी, हाँ, वो न्यू वर्ल्ड में शायद सबसे कमजोर नहीं है, लेकिन बिना किसी सेंस के काम करता है। उसका सर्वाइवल का फंडा तो सिर्फ डम लक और उसके डेविल फ्रूट के कारण ही चलता है। उसके पास बड़ा बड़ा नोमी है, जिससे यूज किसी भी कटिंग अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यूज कोई भी तरह से काट के अलग कर दो, वो फिर भी बच जाता है। पर असली पावर तो बगी की फिजिकल स्ट्रेंथ या कम्बाट स्किल्स में नहीं है, बल्कि उसके लाइवली और चार्मिंग पर्सनैलिटी में छुपी हुई है। इसने पावरफुल लोगों को अपने एलाइज बनाया हुआ है। जब से इम्पेल डाउन से निकला है, तब से पायरेट वर्ल्ड में अपनी जगह बनाता जा रहा है। पहले वॉरलॉर्ड ऑफ द सी बन गया, फिर फोर एम्परर्स में भी आ गया। हाँ, एक ऑन एक फाइट में तो बगी बहुत जल्दी हार जाएगा अपने दोस्तों के कंपैरिजन में, लेकिन बगी हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि वो जनरली उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं। नंबर 7, ब्राउन बियर्ड। चाद्रोस हिगेलिजेस, यानी ब्राउन बियर्ड, पहले एक बहुत ही घमंडी और तकब्बुर भरा व्यक्ति था, जो हमेशा अपनी ताकत को ज्यादा समझता था। उसने अपनी खुद की पायरेट क्रू के कमांडर का काम किया। व्हाइट बियर्ड के हार के बाद मरीनफोर्ड में उसने जल्दी ही उस महा पायरेट के मौत के बाद बचे हुए शक्ति का फायदा उठाने का मौका पकड़ लिया। उसने फूडवल्तीन को अपने कब्जे में ले लिया, जो पहले व्हाइट बियर्ड की सुरक्षा में था। उसकी खुशी थोड़ी देर तक ही बनी, क्योंकि बेसिल हॉकिंस और उसके क्रू ने जल्दी ही उसके रज्जा के किनारे पर पहुंचकर उसे अच्छे से हरा दिया। इस समर्पण के दौरान ब्राउन बियर्ड ने अपने पैरों का इस्तेमाल भी खो दिया और सीजर क्लाउन के द्वारा उसे एक मगरमच्छ सेंटोर में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यूसपंक हैजर्ड में सेंटोर पेट्रोल यूनिट के लीडर बनाया गया। सीजर का धोखा होने के बाद ब्राउन बियर्ड ने फिर से अपनी क्रू को ढूंढने का फैसला किया, जब उसे अपने साथियों की कीमत का एहसास हुआ। नंबर 6, ब्लू जैम। पोस्ट वॉर आर्क का एक मुखिया विरोधी ब्लू जैम गोवा किंगडम के ग्रेट टर्मिनल को बर्बाद करने के प्लॉट में एक मुखिया पात्र था, जिसने पूरी क्षेत्र को भटकाने वाले आग का जिम्मेदार था। अपने लोभ और एक महा बनने की इच्छा से प्रेरित ब्लू जैम ने गोवा किंगडम के शासक के साथ एक सौदा किया, लेकिन उसे धोखा मिला और उसे उस अपराध का इल्जाम लेना पड़ा जो ग्रेट टर्मिनल को बर्बाद कर दिया। किसी भी विशेष युद्ध की क्षमता या डेविल फ्रूट शक्तियों की कमी के बावजूद ब्लू जैम अधिकतर फ्लिंटलॉक पिस्टल, एक रिफले, एक सबेर और युद्ध में अपनी प्राकृतिक शक्तियों पर आधारित था, जो कि ऐसे लूफी और सबो के युवावस्था में उनके लिए काफी प्रतिबद्ध साबित हुई। इसके अलावा करली ददन और ऐसे ने उसे काफी आसानी से हरा दिया, तब जब ऐसे ने अपनी डेविल फ्रूट शक्तियां प्राप्त नहीं की थी। होता है, वैसे तो ब्लू जैम पूर्वी नीला में काफी शक्तिशाली था, लेकिन ग्रैंड लाइन के सकारों सैरागारों के लिए उससे कोई मुकाबला नहीं होता। नंबर 5, कुरो। कुरो ऑफ 100 प्लान्स के रूप में जाना जाने वाले ब्लैक कैट पायरेट्स के कैप्टन ने अपने युक्ति कौशल के लिए प्रसिद्धि हासिल की थी, जिससे उसने अधिकांश योजनाओं का अनुष्ठान किया था, जिसमें अत्यंत ध्यान से योजना बनाई गई थी और किसी भी अभिनय उत्तरादन के लिए सामग्रियां तैयार की गई थी। उसकी कैट क्लॉज के साथ की तेजी और निपुणता ने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ईस्ट ब्लू में उनकी शुरुआती यात्रा में डरा दिया, लेकिन यह छोटी सी बड़ी तक ही रही। बेस्ट केस में कुरो एक ऐसा विरोधी था जो अपने असली बाल के बजाय मैनिपुलेशन पर निर्भर करता था। अगर वो ईस्ट ब्लू में दिखे गए अधिकांश साधारण पीरेट्स को हरा सकती थी, तो उसकी शक्ति वन पीस में समुद्रों में घूमते हुए अधिक शक्तिशाली पायरेट्स के सामने कुछ नहीं थी। इस बात को और भी बढ़ा दिया गया क्योंकि उसके पास ना तो कोई डेविल फ्रूट थी और ना ही हाकी, और उसकी तेजी साइफर पोल एजेंट्स के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले रोकुश की तकनीक सोरू के मुकाबले में कमजोर थी। नंबर 4, डॉन क्रीग। डॉन क्रीग एक ऐसा विरोधी था जो अपने युद्ध जीतने के लिए अपनी शारीरिक क्षमताओं के बजाय अस्त्र शास्त्र और संख्याओं पर आधारित था। उन्होंने लुफी और उसके क्रू के साथ ईस्ट ब्लू में उनके यात्रा के दौरान मिलने वाले कुछ अधिक चालबाज विरोधियों में से एक था। उनकी दयाभाव की कमी और ऐतिहासिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए उनका किसी भी अनपेक्षित लाभ का उपयोग करने की इच्छा
उन्हें एक खतरनाक मिलिटेंट लीडर की भूमिका में मजबूती से स्थापित करती थी। इस पर उसके प्रतिष्ठा को ईस्ट ब्लू के सबसे शक्तिशाली पायरेटे होने के रूप में बांध दिया गया आर्लोंग के बाद। लेकिन यह किसी को भी डराने लायक नहीं था, क्योंकि जब स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने ग्रैंड लाइन में प्रवेश किया तब तक वो उनके मुकाबले के लिए कुछ भी नहीं था। बड़े चक्कर में वो एक छोटा सा तालाब का बड़ा मछली था, जहां उसकी दिखाई गई शक्ति को अनर्थक बनाया गया जब तक मजबूत किरदार प्रस्तुत किए गए। नंबर 3, अलविदा। लुफी के सीरीज के शुरुआती दिनों में अलविदा थी जो सबसे पहले एंटैगनिस्ट थी जिसके सामने लुफी ने मुकाबला किया। अलविदा वन पीस में सबसे पहले डेविल फ्रूट यूजर्स में से एक थी, लेकिन उनकी ताकत सीधे युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थी। उनके पास सुबह सुबह नोमी था, जिसकी मदद से अलविदा किसी भी अंक को चिकना और स्लिपरी बना सकती थी, जिससे उन्हें सरफेसेस पर स्लाइड करने, हमलों से बचने और अपनी अपीयरेंस को बड़ी मात्रा में बदलने की छूट मिलती थी। युद्ध में उन्होंने आयरन मेस का इस्तेमाल किया और एक एवरेज साइज क्रू को कमांड किया, जिसमें इनिशियली कोबी भी था। अलविदा अपने क्रू पर डर और धमकियों के जरिए राज करते थी, फिर भी लुफी ने उन्हें आसानी से हरा दिया सीरीज के अर्ली स्टेजेस में, जब उनके पास उनके लेटर पावर अप्स नहीं थे। इसलिए उन्हें वन पीस में सबसे कमजोर पिराइट कैप्टन्स में से एक माना जा सकता है। नंबर 2, फॉक्सी। वन पीस में फॉक्सी एक ऐसा कैरेक्टर है जो सीरीज के सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर्स में से एक है। फॉक्सी पायरेट्स के कैप्टन है और लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क के में एंटेगनिस्ट है, जो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के खिलाफ एक एज ओल्ड ट्रेडिशन टेवी बैक फाइट के दौरान मुकाबला करता है। उसके धोखेबाज तरीके से प्रसिद्ध होने के कारण फॉक्सी ने नीच तरीकों से काफ़ी ताकत जमा ली है। चातुर और चालाक, फॉक्सी वन पीस में सबसे बुद्धिमान योद्धाओं में से एक है और विवाद की जगह डेवी बैक फाइट जैसे तरीकों का उपयोग करके ताकत और क्रू मेंबर्स बढ़ाने की दिशा में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। उसका दस्तूर है कि वो अपने प्रतिद्वंदियों के कमजोरियों को चालाक तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसके पास एक काफ़ी ताकतवर डेविल फ्रूट है जिसकी मदद से वो अपने दुश्मनों को टेम्पररी रोक सकता है, लेकिन वह छोटी सी चिंगारी से भी गंभीर सेल्फ रिव्यू की अवस्था में चला जाता है। इस सब के बावजूद वो सीरीज के कई दूसरे कैप्टन से कमजोर है। नंबर 1, डेमारो ब्लैक। टाइम स्किप के दौरान लुफी की नकल करके सफलता पाने वाला डेमारो ब्लैक पूरी सीरीज में सबसे मौका परस्त कैरेक्टर्स में से एक था और उसकी अहंकार उसके अंत की तरफ बढ़ गई। निर्दयी, घमंडी और अपने इच्छा को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार, ब्लैक एक चातुर कौनमन था जो समिट वॉर ऑफ मरीनफोर्ड के बाद स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की नींद में छेड़छाड़ कर उनकी इमारत को नुकसान पहुंचाने में सफल रहा। उसकी सीमित युद्ध क्षमताएं सिर्फ इतनी ही थी कि वो बस पिस्टल दिखाकर दुश्मनों को धमकाने तक सीमित थे, जबकि वो लूफी की नकल कर रहा था। ब्लैक का घमंड उसके अंत का कारण साबित हुआ जब उसने अनजाने में असली लूफी को चैलेंज किया, जिसे लूफी ने आसानी से हरा दिया बिना किसी ज्यादा प्रयास के। है सब एनिमे लवर्स, आज का एनिमे का सफर यही तक। उम्मीद है आपने टॉप 8 वीकेस्ट कैप्टन्स ऑफ वन पीस के दुनिया में डाइव किया होगा और मजा आया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं सभी अमेजिंग एनिमे लवर को एक बड़ा वाला शुक्रिया कहना चाहूंगा। आपका सपोर्ट और एक्साइटमेंट ही है जो इस चैनल को आगे बढ़ाता है। याद रखिए, ये सिर्फ एक एपिसोड है हमारे ऑनगोइंग एनिमे एक्सप्लोरेशन सीरीज का, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट एनिमे कंटेंट को आप मिस ना करें। कमेंट्स में अपने विचार, थियोरीज या सुझाव शेयर करने के लिए बिल्कुल फ्री फील करें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और हमारे एनिमे सफ़र को शेप करता है। फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं, तब तक अपने अपने अंदर के जिज्ञासा को बनाए में रहिए, नए एनिमे दुनियाओं को एक्सप्लोर करते रहिए और एनिमे लव स्प्रेड करते रहिए। यह था आपका एनिमे चैनल एनिमे ओवरचर साइनिंग ऑफ। सायोनारा और अगली वीडियो में मिलते हैं।